गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं अजीत कुमार उपागम एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बीएड एंट्रेंस, चाहे डीएलएड एंट्रेंस या पारा मेडिकल एंट्रेंस 2023 के लिए कुछ अच्छे साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है। ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन था ब्यूटेन, मिथाइल मरकप्टेन। तो आप लोगों को पता है एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है, प्रोपेन था ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, ब्यूटेन, उसके बाद होती है प्रोपेन। अगर आपको सिर्फ ये दिया रहता, प्रोपेन अलग दिया रहता, ब्यूटेन अलग दिया है, उसके बाद प्रोपेन था ब्यूटेन एक साथ नहीं दिया रहता, मिथाइल मरकप्टेन होता या साथ में कीथेन ऑप्शन दे देता, 4 ऑप्शन देता, तब आप क्या मारते, ब्यूटेन। लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों साथ दे दे तब कौन मारना है, प्रोपेन था ब्यूटेन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी अधिक होती है, ब्यूटेन की, उसके बाद प्रोपेन की। प्रोपेन तथा ब्यूटेन साथ में दिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन SO2, CO2, NO2, SO2 था NO2। तो आंसर हो जाएगा SO2 तथा NO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए आई सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि NO2 ये क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि मानव द्वारा संश्लेषित, क्या कह रहा है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। ऑप्शन है रेयॉन, नायलॉन, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, ध्यान में रखिएगा। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए जीवाश्म है तो उसमें कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन की मात्रा होगी तो किससे पता करेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग में किससे पता करते हैं, चट्टानों का पृथ्वी का आयु निकाला जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। देखिए अच्छा ये भी क्वेश्चन आ ही गया। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, वही अभी जस्ट बोले। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। अगला प्रश्न कर रहा है कि शहद का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज। शहद का मुख्य घटक क्या है, याद रखिएगा शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा शुगर कौन सा है, फ्रक्टोज ही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कह रहा है खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बेंजोइक अम्ल या बेंजीन भी दिया रहे या बेंजोइक अम्ल दिया रहे तो वही टिक करना है। खाना को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नमा प्रश्न कर रहा है जल में विलय विटामिन कौन है। ऑप्शन दिया हुआ बी तथा सी तथा डी, ए तथा सी, बी था डी। तो इसको रटना नहीं, इसको समझना है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जल में विलय बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होंगे, जल में विलय। बाकी जो बच गए ए, डी, ई के, ये किस में विलय होंगे, वसा में, ये होंगे वसा में। और बी और सी किस में विलय होंगे, जल में। चाहे विटामिन B1 हो, विटामिन B2 हो, विटामिन B3 हो, इससे कोई मतलब नहीं। विटामिन बी था सी जल में विलय, बाकी बाद विटामिन वसा में विलय होंगे। अब देखिए इसी में कह रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ए भी घुलनशील है, ई भी घुलनशील है, के भी घुलनशील है, इसलिए उपर्युक्त 3 हो जाएगा। जबकि जल या पानी में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, कोणीय वेग कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण।
वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में क्या मिलता है? लिम्फोसाइट। ये WC का पार्ट होता है लिम्फोसाइट, तो थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट रहता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा ऑप्शन कह रहा है फ्रक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज, ग्लूकोज। सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रोटीन किसका बना होता है? एमाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, नाइट्राइट का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। तो अब देखिए एमिनो अम्ल किससे बना होता है? नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, ये और ऑक्सीजन, ये नेसेसरी, ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? साथ में आपको मिल जाएगा सल्फर मिल जाएगा, ये सभी हो सकता है एमिनो अम्ल में। तो आप इतना ध्यान रखें कि प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल क्या होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन है यूरिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मल में, मूत्र में, खेत में, इनमें से कोई नहीं। यूरिया अधिकतम आपको मिलेगा मूत्र में। अब सुनिए यूरिया के बारे में। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अमोनिया गैस विषाक्त जो होता है वो बनता है। अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए यकृत क्या करता है? उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अब यूरिक का क्या काम है? अब देखिए कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब यूरिक जो किडनी का काम होता है वो उसका काम है कि रक्त से यूरिया को अलग करना, जबकि यूरिया का निर्माण कहाँ में हुआ? यकृत, लीवर में। यूरिक का काम क्या है? रक्त से यूरिया को अलग करना। या किडनी का काम है रक्त से यूरिया को अलग करना। अब देखिए कह रहा है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? ऑप्शन यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो शरीर में यूरिया कहाँ बनेगी? यकृत, लीवर में। यकृत या लीवर में। यकृत का इंग्लिश हो गया लीवर। अब देखिए अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय में इंसुलिन होता है, जिसकी अगर मात्रा कम रहेगी तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? मधुमेह या डायबिटीज। क्योंकि इससे अगर इंसुलिन की मात्रा कम रहती है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके प्रभाव को कम करने के लिए इंसुलिन की मात्रा कम रहती है। इस कारण से देखिए छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पुण्य पाचन। क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पुण्य पाचन होता है। जबकि अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होगा, जिसको पेट भी कहते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से पाचन शुरू होता है? हमारे मुख से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से होता है, जहाँ पे टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम साबित होता है। जबकि प्रोटीन का अमाशय से, जबकि छोटी आंत में भोजन का पुण्य पाचन होता है। कह रहा है दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सी, 50 डिग्री सी, 62 डिग्री सी, 78 डिग्री सी। याद रखिएगा कि 62 डिग्री सी पर दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेन, लाइपिन, पेप्सिन। याद रखिएगा एमाइलेज क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और प्रोटीन कौन पचाएगा? पेप्सिन। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है सफ़ेद वाले भाग में, पीले वाले भाग में, दोनों भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? सफ़ेद वाले भाग में। अंडाणु का
निषेचन किस में होता है? ऑप्शन है गर्भाशय, छोटी आंत, गर्भाशय, नलिका, बड़ी आंत। ये ध्यान रखिए, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय, नलिका या फेलोपियन ट्यूब। इंग्लिश में अगर आपको मिल जाए जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, उस आंसर को टिक कर दीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया जल की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है? नमक की मात्रा कम होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को ही साधारण नमक कहा गया है, इसी का नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न कर रहा है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है प्रत्यास्थता घनत्व पर, प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? इसको सीधे आपको याद करना है, लाल फास्फोरस में। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, DDT, यूरिया, A तथा B दोनों। इसका सही आंसर हो जाए A तथा B दोनों, अर्थात विरंजक चूर्ण और DDT का कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेरुदंड। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुदंड। इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन होता है? ये मस्तिष्क का सबसे नहीं, ये सबसे जो तंत्रिका का भाग होता है हमारे शरीर का, जो नियंत्रण एवं समन्वय जिस पर निर्भर करता है, उसके सबसे पीछे का भाग क्या हो गया? मेरुदंड या मेरुरज्जु। यही प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। इसको मेरुरज्जु भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, पास्कल के नियम। तो ये ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करेंगे? पास्कल के नियम पे। इसमें कहा जा रहा है कि सोने को किस में घोला जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण, नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, सल्फ्यूरिक था नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सोने को किस में घोला जाता है? सल्फ्यूरिक था नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। इससे क्या बनता है? मलेरिया की दवा। मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? ये अफीम से, ये ध्यान रखिएगा। मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है चीड़ के पेड़ से, ओक के पेड़ से, सिनकोना की पेड़ से, थीन से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है कैफीन, थीन, केसिन, निकोटीन। सही आंसर हो जाएगा थीन। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? थीन। जबकि कैफीन किस में मिलेगा? कॉफ़ी में। निकोटीन किस में मिलेगा? तंबाकू में। निकोटीन किस में मिलेगा? तंबाकू में। तंबाकू, निकोटीन किस में मिलता है? तंबाकू में। कॉफ़ी में तो आपको पता है कैफीन आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 9.3 कैलोरी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डाटा बेस बहुत कम चांस रहता है पूछने का इस तरह का। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। जबकि जीरोफाइट्स किस में मिलता है? मरुस्थल में। लिथोफाइट्स कहाँ मिलेगा आपको? ये चट्टानी भाग में। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? लिथोफाइट्स।
उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि गोबर पर उगने वाला कवक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोपोफिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोपोफिल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे और आप 1 से 2 बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी पे मिल जाएगा। उफागम एकेडमी जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। साथ ही साथ आप यह चीज़ SPD पब्लिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी PDF अवेलेबल करवाएं। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।